गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। आज हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर व्याकरण का, और उसमें हमने भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण पढ़ा। तो भाषा के बारे में हम जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज हम बोली पढ़ेंगे कि बोली क्या है। बोली जो है क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। बोली का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है और क्षेत्र विशेष तक ही बोली सीमित होती है। और बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, ये स्थानीय होती है और इसका प्रयोग सरकारी कामकाजों में नहीं किया जाता। और भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाजों में किया जाता है। और भाषा में साहित्य की रचना होती है, लेकिन बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। ये देखिए बोलियां आपकी हैं कन्नौजी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, हरियाणवी, अवधी, ब्रज, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। तो वो समझ में आया कि बोली क्या है। बोली का आशय स्थानीय क्षेत्रीय बोली से है। बोली का प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जाता है, जबकि भाषा का क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है। साहित्य रचना में बोली का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, उसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता है। कन्नौजी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, हरियाणवी, अवधी, ब्रज, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि जो है हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। इसके बाद आता है आपका मातृभाषा। मातृभाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा जो है, जो बच्चा जो अपनी माँ से और अपने परिवार के सदस्यों से जो सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। माँ के द्वारा बच्चा जो भी भाषा सीखता है वो भाषा जो है मातृभाषा कहलाती है ना। तो बच्चा इसीलिए माँ को जो है प्रथम गुरु भी कहा जाता है कि माँ जो है बच्चे की प्रथम गुरु होती है। जो माँ जिस प्रकार अपने बच्चे से बात करती है और जिस तरह के संस्कार अपने बच्चों को देती है, उसी प्रकार के संस्कार जो है उसमें आते हैं और वो उसी भाषा और भाषा का प्रयोग करने लगता है। तो बच्चा जो अपने परिवार से और अपनी माँ से के द्वारा जो भाषा सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हम अपनी माँ के द्वारा कौन सी भाषा सीखते हैं? हिंदी ही भाषा। हम सबसे पहले हिंदी भाषा सीखते हैं, वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है। देश के अधिकांश निवासी जिस भाषा का प्रयोग आपसी वार्तालाप के दौरान करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। मतलब भारत की जो अधिकांश जनता जिस भाषा का प्रयोग करती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत की अधिकांश जनता जिस भाषा का प्रयोग करती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक इसी तरह सरकारी कार्यालयों या देश के अन्य कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं, और जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो देखिए राष्ट्रभाषा भी हमारी हिंदी है और राजभाषा भी हमारी हिंदी है। मतलब कि सरकारी कामकाज भी हिंदी की भाषा के द्वारा ही होता है। जैसे भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंडरलाइन कर लीजिए, भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाने के कारण 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो भारत को हिंदी को जो है भाषा बनने में, भाषा कब बनी जो है राष्ट्रभाषा कब बनी? हिंदी 14 सितंबर को राष्ट्रभाषा बनी और 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भारतीय संघ की राजभाषा बनी। और यही हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी है। क्यों बनी? क्योंकि जो है अधिकांश जनता इस भाषा का प्रयोग करती थी, समझती थी, जानती थी, इसलिए इस भाषा का प्रयोग जो है वो किया गया। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को इसीलिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत में 70% से भी अधिक लोग हिंदी बोलने या समझने वाले हैं। इसकी लोकप्रियता का एक कारण और भी है, दूरदर्शन तथा हिंदी फिल्म जगत। दूरदर्शन और हिंदी फिल्म जगत के कारण भी हिंदी की और लोकप्रियता जो है वो बढ़ती चली जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिपि। लिपि क्या है? लिपि अपने विचारों और भावों को लिखित रूप देने के लिए मनुष्य ने कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया है। अपने जो उसके विचार हैं, उसके भाव हैं, उसको लिखित रूप देने के लिए मनुष्य ने विशेष चिन्हों का प्रयोग किया है। इन चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को ही लिपि कहते हैं। इन चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। संसार में विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। संसार में विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है और उर्दू भाषा की लिपि फारसी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। तमिल भाषा की लिपि तमिल है। तेलुगु भाषा की लिपि तेलुगु है। मलयालम भाषा की लिपि मलयालम है और बंगला भाषा की लिपि बंगला है। देवनागरी लिपि का विकास
जिस प्राचीन लिपि से हुआ उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। इन सब में अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे जैसे कॉपी बुक में किया गया है उस तरह आप भी कीजिए। हिंदी, मराठी, देखिए सभी भाषाओं की जो लिपि है वो अलग अलग है। हिंदी, मराठी, संस्कृत आदि भाषाओं की लिपि कौन सी क्या है? देवनागरी है। तो किसकी किसकी देवनागरी हुई? हिंदी की, मराठी की और संस्कृत की। इसकी लिपि देवनागरी कहलाई। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, और उर्दू भाषा की लिपि फारसी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, और तमिल भाषा की लिपि तमिल, और तेलुगु भाषा की लिपि तेलुगु, मलयालम भाषा की लिपि मलयालम, और बंगला भाषा की लिपि बंगला है। देवनागरी लिपि का विकास जिस प्राचीन लिपि से हुआ है उसे ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं। आपका प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि ब्राह्मी लिपि किसे कहते हैं? तो देवनागरी लिपि का अंडरलाइन कर लीजिए। देवनागरी लिपि का विकास जिस प्राचीन लिपि से हुआ है उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्या जाना कि लिपि क्या है? भाषा की ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। यही परिभाषा आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो आज आपने जान लिया कि बोली क्या है, भाषा और बोली में अंतर आपने जाना कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। बोली जो है स्थान विशेष में बोली जाती है, क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। बोली का प्रयोग जो है सरकारी कामकाजों में नहीं किया जाता। बोली से साहित्य की रचना होती, बोली से साहित्य की रचना नहीं होती, और लेकिन भाषा में साहित्य की रचना होती है। इसका प्रयोग सरकारी कामकाजों में किया जाता है। तो और इसके बारे में आपने जाना। इसके बाद मातृभाषा। मातृभाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा वह भाषा कहलाती है जिसमें कि बच्चा जो है अपनी माँ और अपने परिवार के सदस्यों से जो भाषा सीखता है वो भाषा जो है मातृभाषा कहलाती है। तो आप अपनी भाषा, अपनी माँ से हिंदी भाषा ही तो सीखते हैं सबसे पहले, फिर स्कूल जब आते हैं तब आप अंग्रेजी भाषा सीखते हैं। तो और माँ, जिसकी माँ जिस तरह बोलती है बच्चा उसी तरह बोलना सीखता है। तो जो बच्चा अपनी माँ से और अपने परिवार के अन्य सदस्यों से जो भाषा सीखता है वो कहलाती है मातृभाषा। अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वह भाषा कहलाती है जो किसी देश की अधिकांश जनता जिस भाषा का प्रयोग करती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है। तो जिस देश की अधिकांश जनता जिस भाषा का प्रयोग करती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है, और राजभाषा वह भाषा कहलाती है जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाजों में किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ही अपनी हिंदी ही है ना। तो दोनों हिंदी ही है, और इसका जो है हिंदी अधिकांश जनता बोलती थी, 70% जनता जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया, और उसे ये राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी लोकप्रियता का कारण क्या है? दूरदर्शन और फिल्म जगत जो है इसकी लोकप्रियता का कारण है। इसके बाद आपने जाना लिपि। लिपि क्या है? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो अपने विचारों और भावों को लिखने के लिए मनुष्य ने जिन चिन्हों का प्रयोग किया उन चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को ही हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। संसार में विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। सबकी अपनी अपनी एक लिपि है, तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो हिंदी, मराठी और संस्कृत की लिपि जो है वो देवनागरी, इन तीनों की एक ही लिपि है देवनागरी। और पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है, और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, और अंग्रेजी भाषा की रोमन है। तमिल भाषा की लिपि तमिल है, और तेलुगु भाषा की लिपि तेलुगु है। मलयालम भाषा की लिपि मलयालम है, और बंगला भाषा की लिपि बंगला है। देवनागरी लिपि का विकास जिस प्राचीन लिपि से हुआ है उसे ही हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास जिस प्राचीन भाषा से हुआ है उसे ही हम देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है लिपि की परिभाषा क्या हुई जो आपको नोटबुक में लिखना है कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे कल पढ़ेंगे।